सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। हेलो, मैं हूं आपके साथ गुंजन। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया उनका स्वागत। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पत्नी और बच्चे साथ में नजर आए। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का कार्यक्रम। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किए दर्शन। भारतीय परिधान में दिखे वेंस के बच्चे। जेडी वेंस के स्वागत में डिनर पार्टी देंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की संभावना। भारत यात्रा के दौरान जयपुर और आगरा भी जाएंगे जेडी वेंस। ताजमहल और आमेर किले की करेंगे सैर। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। आज दिल्ली सरकार करेगी हीट एक्शन प्लान का ऐलान। बढ़ती गर्मी से राहत के लिए कदम उठाए जाएंगे। पहली बार दिल्ली में जारी होगा हीट एक्शन प्लान। गर्मी से बचाव के लिए ठोस उपाय किए जाने की उम्मीद। आज दिल्ली सचिवालय में हीट एक्शन प्लान को लेकर बड़ी बैठक। दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रहेंगी मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह भी होंगे शामिल। बैठक के बाद दिल्ली के अस्पतालों के लिए जारी की जाएगी एडवाइजरी। दिल्ली के आम लोगों के लिए भी एडवाइजरी दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के रामबन में आई बाढ़ के बाद राहत बचाव का काम तेज। मलबे में फंसी गाड़ियों को निकालने की कोशिश जारी। रामबन बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी भारतीय सेना। लोगों को खाने के पैकेट के साथ बांटी जा रही जरूरी दवाएं। रामबन में आई आपदा के चलते जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद। लगी ट्रकों की लंबी कतारें। मदद के लिए पहुंची सेना। रामबन में बाढ़ और लैंडस्लाइड का उधमपुर तक असर देखा गया। नेशनल हाईवे बंद होने से लगा जाम। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी। घाटी में आज भी बंद रहेंगे स्कूल। बरेली में दिशा पाटनी के घर के नीचे गंदगी में मिली एक बच्ची। एक्ट्रेस की बहन ने रेस्क्यू किया। बच्ची के शरीर पर मिले चोटों के निशान। पूर्व लेफ्टिनेंट खुशबू पटानी ने कराया मेडिकल ट्रीटमेंट। बरेली में मां बाप की लापरवाही से रेलवे स्टेशन पर छूट गई थी बेटी। अनजान शख्स लेकर आया था खंडर तक। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी में ससुर ने समाज के लिए पेश किया उदाहरण। बहू का कन्यादान किया। 6 महीने पहले हुई थी बेटे की मौत। झारखंड के जमशेदपुर सदर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने औचक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फिल्म केसरी 2 ने 3 दिनों में की शानदार कमाई। फिल्म ने 3 दिनों में किया करीब 31 करोड़ का कलेक्शन। फिल्म जाट का जलवा जारी। फिल्म ने 11 दिनों में की 75 करोड़ की कमाई। फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का नया म्यूजिकल पोस्टर रिलीज। इस पोस्टर में कपिल क्रिश्चियन ब्राइड के साथ दूल्हे बने नजर आए। फिल्म सितारे जमीन पर में गुलशन बनकर सबसे भिड़ेंगे आमिर खान। बोले प्रीक्वेल ने रुलाया था पर यह फिल्म हंसाएगी। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने सागर किनारे स्टंट करते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस को टाइगर का ये स्टंट पसंद आ रहा। तो चलिए, ये तो थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। अब आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
भारत पहुंचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। बच्चों और पत्नी के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन पूजन किया। शाम को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। टैरिफ समेत कई मुद्दों पर हो सकती है बात। महाराष्ट्र चुनाव पर अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर विवाद। मतदान के आंकड़ों में हेरफेर का आरोप चुनाव आयोग को कटघरे में किया खड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में कुदरत के कहर से लोगों को बचाने का अभियान तेज। एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां लगी राहत बचाव में। कल बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आई थी। और दिल्ली वासियों को तपती गर्मी से बचाने के लिए सरकार सतर्क है। सीएम रेखा गुप्ता आज दोपहर लॉन्च करेंगी हीट एक्शन प्लान। सचिवालय में बुलाई हाई लेवल मीटिंग। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। अब तक रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंचा 19 लाख के पार। हेमकुंड साहिब के लिए 32,000 से ज्यादा पंजीकरण। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, नौसेना के लिए लड़ाकू विमानों की कमी काफी वक्त से महसूस की जा रही थी। अब इसी कमी को दूर करने के लिए 26 राफेल एम जेट की खरीद के लिए फ्रांस के साथ समझौता होने जा रहा है। 28 अप्रैल को फ्रांस के रक्षा मंत्री की उपस्थिति में इस डील पर साइन किया जाएगा। और भारत के पास राफेल एम के आने के बाद देश समंदर में चीन के बलबूते को मुंहतोड़ जवाब भी दे पाएगा। तेज रफ्तार, बेहद ताकतवर, पल भर में दुश्मन को तबाह करने की क्षमता। दुश्मन के घर में घुसकर कर सकता है वार। नाम है राफेल एम। यानी राफेल का मरीन संस्करण। फ्रांस से वायुसेना के लिए 36 राफेल विमान हासिल करने के बाद भारत को अपनी नौसेना के लिए ऐसे विमान की जरूरत थी जो विमान वाहक की हवाई पट्टी से उड़ान भर सके और समंदर में भारत की बादशाहत को बनाए रख सके। इसलिए भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम के लिए फाइनल मुहर लगने जा रही है। 28 अप्रैल को दोनों देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। डील पर साइन फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू की मौजूदगी में होगा। सूत्रों के मुताबिक 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के डील पर साइन करते समय दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। इस खास कार्यक्रम के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री 27 अप्रैल को भारत पहुंच रहे हैं। 9 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए सौदे को मंजूरी दी थी। इस सौदे में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर जेट शामिल होंगे। साथ ही बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी निर्माण वाला पैकेज भी शामिल होगा। ये सभी 26 मरीन राफेल जेट आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट होंगे और मौजूदा मिग 29 के बेड़े को सपोर्ट करेंगे। इस सौदे के साथ ही राफेल जेट की संख्या बढ़कर 62 हो जाएगी। अब आपको बताते हैं राफेल एम की खासियत। ये विमान 15.27 मीटर लंबा है। इसकी चौड़ाई 10.80 मीटर और ऊंचाई 5.34 मीटर है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। 50,000 फीट तक उड़ान भरने में यह सक्षम है। राफेल एम की रेंज 3,700 किलोमीटर है। इसका वजन 10,600 किलो है। एंटी शिप अटैक और न्यूक्लियर अटैक के लिए इसे डिजाइन किया गया है। मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी से ये युक्त है। इसका रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। राफेल एम आईएनएस विक्रांत से टेक ऑफ और लैंडिंग सिर्फ 200 मीटर में ही कर लेगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट करियर से ऑपरेट करने के लिए जेट में इंडियन स्पेसिफिक इनहैंस्ड लैंडिंग इक्विपमेंट्स और जरूरी उपकरण शामिल किए गए हैं। फ्रांस ने ट्रायल्स के दौरान इंडियन एयरक्राफ्ट करियर से राफेल जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ स्किल का प्रदर्शन किया था, लेकिन रियल टाइम ऑपरेशन के लिए कुछ और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने पर मंजूरी हुई थी। जहां तक राफेल एम में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल की बात है, स्कैल्प मिसाइल जो लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है, मेट्योर मिसाइल लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, लेजर गाइडेड बम 500 से 2000 पाउंड तक के बम जो लेजर के जरिए हमला कर सकते हैं, नॉन गाइडेड क्लासिकल बम जमीन पर बमबारी के लिए, हैमर जीपीएस बम हवा से जमीन पर मार करने वाला स्मार्ट बम जो जीपीएस के जरिए सटीक हमला करता है।
नौसेना के लिए राफेल इसलिए भी सही माना जा रहा है क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के भी काम आ जाएगा। इससे पैसों की काफी बचत होगी। सूत्रों का कहना है कि राफेल एम की पहली खेप आने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। वायुसेना के लिए 36 राफेल का सौदा 2016 में हुआ था और डिलीवरी पूरी होने में 7 साल लग गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। झारखंड की राजधानी रांची में वायुसेना की सूर्यकिरण टीम ने हैरतअंगेज करतबों से सभी को रोमांचित कर दिया। वायुसेना के लड़ाकू विमानों की तेज आवाज के साथ पायलट्स की कुशलता देखते ही बन रही थी। सूर्यकिरण टीम 2 दिनों तक अपने पराक्रम का लोहा मनवाया। अब बिहार की राजधानी पटना के आसमान में वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। नीले अंबर पर अनंत आसमान में करतब दिखाते ये हिंदुस्तान के गगनवीर। भारतीय वायुसेना के वो जांबाज जिनके लिए आसमान को मुट्ठी में करना बाएं हाथ का काम है। झारखंड की राजधानी रांची में पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम ने जब अपना दमखम दिखाया तो वहां मौजूद लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। नामकुम के आर्मी ग्राउंड में एयरफोर्स की सूर्यकिरण टीम हॉक एयरक्राफ्ट के साथ आसमान को चीरते हुए जब आगे बढ़ी तो सबकी निगाहें आसमान पर टिक गई। हर कोई इस अद्भुत पल को अपने जहन में संजोने में जुट गया। इस खास मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी वायुसेना के शौर्य और पराक्रम का अतीत बेहद गौरवशाली रहा है। यह एयर शो न सिर्फ वायुसेना के जुनून, अनुशासन, पराक्रम का प्रदर्शन है, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में देश की लगातार बढ़ती ताकत का भी परिचायक है। रांची के लोग इस अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक एयर शो को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। चमत्कारी, अविस्मरणीय, अकल्पनीय। सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूंगा अपने सूर्यकिरण के ऐसे जाबाज पायलट्स को, जिनका अद्भुत नजारा था, रोमांच था। अच्छा क्षेत्र इंडिजिनस हुआ है, निर्भर हुआ है, हमारी ताकत बढ़ी है। और आज सूर्यकिरण ने जो अद्भुत नजारा पेश किया, तिरंगा हमारा आन बान और शान, आसमान में भारतीय तिरंगा, हजारों लोग सैल्यूट कर रहे थे। यह अद्भुत नजारा था। एयर शो का सबसे खास पल वो था जब पायलटों ने फॉग का इस्तेमाल करके आसमान में तिरंगा बनाया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। क्रॉस जैसे खतरनाक फॉर्मेशन को जिसने देखा दंग रह गया। वायुसेना के पायलटों ने हॉक विमानों से 1 घंटे तक आसमान में करतब दिखाए। 9 हॉक विमान एक साथ सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर उड़ते हुए अलग अलग आकार बनाते दिखे। रांची के खोजटोली मैदान में कल भी सूर्यकिरण टीम के जवानों ने अनोखे अंदाज में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। आज दूसरे दिन भी सूर्यकिरण टीम का अद्भुत और अलौकिक करतब जारी रहा और इसका समापन भी हो गया। यह पहला मौका है जब एयरफोर्स की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने रांची में इस इवेंट को अंजाम दिया। आसमान में भी जो नजारा था वो अद्भुत था और जैसे कि कल हमने आपसे वादा किया था कि आज कुछ अनोखा होगा, आपने देखा हम अपने वादे पे खरे उतरे। आज आपने देखा 9 फाइटर जेट्स को आसमान में उड़ान भरते हुए। तो आपने देखा एशिया की इकलौती टीम जो है सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम आज रांची के आसमान में अपने फिनाले को बहुत अद्भुत तरीके से इन्होंने अंजाम दिया है। रांची के बाद सूर्यकिरण की टीम अब बिहार की राजधानी पटना में अपना जोश दिखाने वाली है और आने वाले 22 और 23 अप्रैल को उनका आसमान में हैरतअंगेज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। रांची से अरविंद सिंह के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस चित्र के माध्यम से हम रांची वालों का धन्यवाद करना चाहते हैं और अपना प्यार आपको आसमान में दिखाना चाहते हैं। सो लुक अप रांची, दैट्स द सूर्यकिरण हार्ट dedicated to each and every one of you.
देखिए, समंदर में आपसी सहयोग से ही सभी देशों की तरक्की होती है। हिंद महासागर में इसी समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने 9 अफ्रीकी देशों के साथ एक मेगा अभ्यास को अंजाम दिया। इस अभ्यास के तहत सभी देशों ने समंदर में आने वाली चुनौतियों से निपटने का अभ्यास किया। समुद्री लुटेरों से निपटना इस अभ्यास का एक अहम हिस्सा भी माना जा रहा था। समंदर की लहरों पर हिंद के योद्धाओं का शौर्य। नौसेना के मार्कूस कमांडो ने किया अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन। ये योद्धा हर चुनौती का सामना करना जानते हैं। समंदर की लहरों से इनका गहरा नाता है और जब इन लहरों पर इन लड़ाकों का पराक्रम सवार होता है तो दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। तंजानिया के दारे सलाम में हुए नौसेना के युद्धाभ्यास में मार्कोस कमांडो ने अपनी इसी काबिलियत का लोहा मनवाया। इस अभ्यास के दौरान भारत के इन वीरों ने समुद्री लुटेरों से निपटने के अपने हुनर का प्रदर्शन किया। अगर समंदर में लुटेरों ने किसी भारतीय जहाज को अपनी साजिश का शिकार बनाने की कोशिश की तो ये कमांडो लहरों से लेकर आसमान तक सुरक्षा का ऐसा चक्र बनाते हैं जिसे तोड़ना असंभव होता है। इस अभ्यास में मार्कोस कमांडो के साथ साथ तंजानिया डिफेंस फोर्स और केन्या स्पेशल फोर्सेस के कमांडो भी शामिल हुए। भारतीय नौसेना की ये एक्सरसाइज अफ्रीका के 9 देशों के साथ हुए एक किएमी युद्धाभ्यास का हिस्सा थी। दार एस सलाम में 13 अप्रैल से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास का सी फेज 16 से 18 अप्रैल तक चला। इस सी फेज में भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई और लैंडिंग शिप टैंक आईएनएस केसरी ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास में भारत के साथ कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और साउथ अफ्रीका शामिल हुए। इन अफ्रीकी देशों के साथ भारत का यह पहला नौसैनिक समुद्री अभ्यास था। इस युद्धाभ्यास की मेजबानी भारत और तंजानिया ने मिलकर की। 18 अप्रैल तक चले इस अभ्यास के पहले चरण में टेबल टॉप और कमांड पोस्ट जैसे अभ्यास किए गए। इस अभ्यास का मकसद हिंद महासागर से जुड़े अफ्रीकी देशों के साथ भारत का सैन्य सहयोग बढ़ाना है। यह अभ्यास भारत की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। समंदर में आपसी सहयोग से शांति स्थापित करके भारत समुद्री चुनौतियों के लिए साझा समाधान विकसित करना चाहता है। इसी मकसद से भारत ने 5 अप्रैल को IOS सागर को खास मिशन पर रवाना किया था। कर्नाटक के कारवार नेवल बेस से शुरू हुए इस मिशन के लिए INS सुनैना को चुना गया था। मिशन के लिए INS सुनैना को इंडियन ओशन शिप यानी IOS सागर का नाम दिया गया। IOS सागर पर भारत समेत 10 देशों के कुल 44 नौसैनिक सवार थे। IOS सागर 1 महीने से ज्यादा वक्त तक हिंद महासागर के अलग अलग इलाकों में ज्वाइंट सर्विलांस का काम करता रहेगा। इस मिशन के जरिए ये शिप तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशस और सेशल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरेगा। इसके साथ IOS सागर दार एस सलाम, नकाला, पोर्ट लुई और पोर्ट विक्टोरिया से भी गुजरेगा। IOS सागर और किएमी युद्धाभ्यास के जरिए भारत हिंद महासागर से जुड़े देशों के बीच बेहतर तालमेल की नई इबारत लिख रहा है। भारत की इस कोशिश से इन सभी देशों की समुद्री सीमाएं महफूज होंगी और हिंद महासागर क्षेत्र पहले से ज्यादा शांतिपूर्ण और समृद्ध बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिनों के भारत दौरे पर आ चुके हैं। वेंस को पालम एयरबेस पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति वेंस अपनी पत्नी उषा और 3 बच्चों के साथ भारत दौरे पर आए हैं। विमान से उतरते वक्त जेडी वेंस के बच्चे भारतीय परिधान में नजर आए। बेटों ने कुर्ता पजामा पहना था जबकि बेटी लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जेडी वेंस खुद अपनी बेटी को उतारने के लिए विमान की सीढ़ियों पर चढ़े और गोद में लेकर चलते रहे, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वेंस अपने परिवार के साथ स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में दर्शन के बाद आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से करीब 6:30 बजे मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद वेंस अपने परिवार के साथ जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। दरअसल जेडी वेंस की पत्नी और अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस भारतीय मूल की हैं। उषा वेंस के पिता आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और कृष्णा जिले के रहने वाले थे, जो बाद में अमेरिका जाकर बस गए। ऐसे में जब अमेरिका की सेकंड लेडी उषा वेंस पहली बार भारत आ रही हैं तो उनके आने से भारत और खासकर के आंध्र प्रदेश के लोगों में खुशी की लहर है।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स अपनी पत्नी उषा वॉन्स और 3 बच्चों के साथ भारत के दौरे पर हैं और पालम हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वो सीधे अक्षरधाम पहुंचे। अक्षरधाम स्वामीनारायण मंदिर, वहां पहुंचकर लगभग 45 मिनट तक उन्होंने मंदिर को देखा। मंदिर में खूबसूरत शिल्पकारी के साथ साथ अलग अलग मूर्तियां हैं, लगभग 200 मूर्तियां हैं। यहाँ रामायण की कहानियां हैं और अलग अलग मंदिरों के जो गर्भगृह है उसके साथ साथ जो मंडप हैं वो उन्होंने देखे। और उनकी पत्नी की अगर हम बात करें तो उषा वॉन्स भारतीय मूल की हैं। वो कई बार अपने बयानों में कह चुकी हैं कि वो एक हिंदू हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म का पालन करती हैं और यही वजह है कि अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने सबसे पहला पड़ाव अक्षरधाम मंदिर को चुना। यहाँ पर उनके 3 बच्चे भी साथ थे। उन बच्चों के परिधानों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस तरह से वो भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, उसे जानना चाहते हैं। और यही वजह है कि अक्षरधाम मंदिर में जब वो लोग पहुंचे तो पूरे 40 से 45 मिनट का वक्त लेकर आए। अपने इस बहुत ही बिजी शेड्यूल के बीच भी सबसे पहले उन्होंने चुना अक्षरधाम मंदिर को। अक्षरधाम मंदिर के अंदर जब वो लोग पहुंचे तो उनको फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया और अब यहाँ से वो दिल्ली के कुछ अलग अलग जगहों पर जाएंगे, कुछ आर्ट गैलरीज में जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे और उसके बाद देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक है, उनकी मुलाकात है। उसके बाद एक खास डिनर का आयोजन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो वॉन्स फैमिली इस डिनर के बाद सीधा जयपुर जाएगी। जयपुर में आमेर फोर्ट का वो जायजा लेंगे, आमेर फोर्ट में रहेंगे और कल का पूरा दिन जयपुर में रहने के बाद परसों आगरा की यात्रा होगी जहां पर ताजमहल को देखेंगे। और जेडी वॉन्स के लिए ये दौरा जितना राजनयिक तौर पर महत्वपूर्ण है उतना ही पारिवारिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पहली बार भारत आ रहे हैं उपराष्ट्रपति बनने के बाद, अपनी पत्नी परिवार के साथ आ रहे हैं और भारतीय परंपरा के जो अहम चिन्ह हैं उन सबको वो देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अनुराग सक्सेना के साथ शिवानी शर्मा, GNT के लिए दिल्ली से। और बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन की इंसानियत की चर्चा आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में है। दरअसल बरेली में दिशा पाटनी के घर के पास एक खंडहर में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद उनकी बहन वहां पर पहुंची तो वहां एक लावारिस बच्ची पड़ी थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वो डरी सहमी हुई थी। तो दिशा पाटनी की बहन मेजर खुशबू पाटनी ने इंसानियत दिखाते हुए बच्ची को गोद में उठाया, घर ले जाकर उसको दूध पिलाया, उसका फर्स्ट एड किया। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और चाइल्ड हेल्पलाइन वालों को बच्चा सौंप दिया गया। बच्ची की अच्छे से अब देखभाल की जा रही है और पुलिस की तलाश के बाद उसकी मां भी मिल गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें अगर आपने नहीं देखी तो इंस्टाग्राम पर ये वीडियो काफ़ी वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि खुशबू पाटनी, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की सिस्टर हैं, इनके घर के पीछे एक जगह पर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही इनको आवाज़ सुनाई दी, इन्होंने जाकर देखा और वहाँ पर इनको ये बच्चा मिला। बच्चे के चेहरे पर बताया जा रहा है कि चोट के निशान थे और तुरंत उसको उपचार भी दिलाया गया। और जैसे ही चाइल्ड हेल्पलाइन को इसकी सूचना मिली, चाइल्ड हेल्पलाइन ने बच्चा अपने पास रख लिया है और उसके माँ बाप भी मिल गए हैं। सुबह 7:30 बजे का टाइम था। मैं स्विमिंग करके वापस आ रही थी और तुरंत आते ही मेरी माँ ने थोड़ा चिल्लाना शुरू किया कि भाई कोई बच्चा रो रहा है, बहुत देर से रो रहा है। मैं जा रही हूँ देखने, तो ऑफकोर्स मैं ही जाऊँगी देखने के लिए। मैंने अपनी मदर को वहाँ पर रोका कि आप मत जाओ ऐसा अकेले, मैं जाती हूँ देखने के लिए। हड़बड़ी में इतना हड़बड़ी चल रहा था कि मैंने वो हमारे घर के बगल में जो दीवार थी वही फान के मैं सीधे ही खंडरों में चली गई अपने आप। अभी वहाँ मैंने कंफर्म किया पहले कि बच्चा है या नहीं है और फिर अपनी मदर को बताया कि हाँ यहाँ 7-8 महीने का बच्चा वहाँ पर पड़ा हुआ है, रो रहा है, अकेले है और उसको चोटें लगी हैं, मुंह पूरा सूजा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा चोट वोट आई हुई है उसकी। और उसके बाद मेरी मदर और मेरी मेड पीछे वाले रास्ते से पुलिस लाइन में एंट्री करते हैं और वहाँ से पुरानी पुलिस लाइन में वहाँ से वो खंडर से हम बच्चा उठाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू करने के बाद हम 1098 को कॉल लगाते हैं तुरंत, जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन है। और उसके बाद फिर हम मेरे फादर एक्स पुलिस ऑफिसर हैं मिस्टर जगदीश सिंह पाटनी, रिटायर्ड है यूपी पुलिस से। उन्होंने अपने सोर्सेज में तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया और बहुत ही जल्दी पुलिस ने सहयोग दिया। एक्चुअली हमें बहुत जल्दी फास्ट आई, वो बच्चा लेके गई और बच्चा ले जाने के बाद मैंने फिर दोबारा उसको ट्रैक किया कि बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है। तो बच्चा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था, अभी दिन में मिल के आई उससे, ठीक था, कोई ऐसी फिजिकल बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं थी उनको।
और अब बात मौसम की। देश भर में कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं हल्की फुहार देखने को मिल रही है। तो वहीं कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश भर के कई राज्यों में पिछले 2 दिनों से तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होता जा रहा है, यानी अब कुछ दिनों में तापमान बढ़ने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में 4 से 5 डिग्री तक तापमान बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं। लोग लस्सी और गन्ने के जूस का रुख कर रहे हैं, तो वहीं रोज काम पर जाने वाले लोग धूप से बचने के लिए सनग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान में आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 23 से 24 अप्रैल के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। देखिए, दिल्ली और आसपास के इलाकों में मामूली राहत के बाद फिर से तेज गर्मी का असर देखने के लिए मिल रहा है। लोगों को गर्मी के बुरे असर से बचाने के लिए दिल्ली सरकार आज हीट प्लान भी ऐलान करने वाली है। वहीं एमपी और दूसरे इलाकों में भीषण गर्मी तो पड़ ही रही है, जबकि पहाड़ों में तापमान के लिहाज से थोड़ी सी राहत लोगों को मिल रही है। देश में इस वक्त मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगहों पर आंधी पानी का भी सिलसिला देखने को मिल रहा है, तो कुछ इलाकों में तेज गर्मी की तपिश झुलसाने वाली है। ये कुदरत का ही कमाल है कि एक ही देश में मौसम का ये अलग अलग हाल है। पहले बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में वीकेंड खत्म होने के साथ ही गर्मी फिर से अपने तेवर दिखाने लगी है। दिल्ली में गर्मी ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यही सीजन में औसत न्यूनतम तापमान से 4.3 डिग्री अधिक है। इससे पहले 2022 में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के पार चला गया था। वहीं रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। तेज हवाएं चलने के बावजूद दिल्ली और आसपास में तेजी से बढ़ता तापमान भीषण गर्मी के हालात पैदा कर रहा है, जिसको देखते हुए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अप्रैल में ये गर्मी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के आसमान में आज भी बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि अधिकतम तापमान आज भी 40 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं और न्यूनतम तापमान भी आज 25 डिग्री के करीब रह सकता है। कुल मिलाकर दिल्ली वालों को अभी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिखते और दिल्ली ही नहीं, उत्तर और मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी गर्मी से निजात नहीं मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में दिन चढ़ने पर धूप इतनी तेज हो जाती है कि सड़कों पर चलना मुहाल है। गर्मी के बचाव के लिए लोगों को सिर और मुंह ढककर चलना पड़ रहा है। हर कोई गर्मी से बचाव की कोशिश में है, क्योंकि जान है तो जहान है। सेहत का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हम पानी निरंतर पानी अपने साथ रख रही है और बाकी अपना प्रिकॉशंस वगैरह अपने सर को कवर करके अपना थोड़ा सा घूम रही है, जिससे कि गर्मी ना लगे। बाकी गर्मी तो है काफ़ी। मेन प्रिकॉशन तो हमारा ये है कि ज़्यादा देर धूप में ना रहा जाए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखा जाए। बीच बीच में पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, शिकंजी हो गई। डायरेक्ट हीट का एक्सपोजर बॉडी पे, स्पेशली हेड पे ज़्यादा लंबे टाइम तक ना पड़े, क्योंकि इसके बाद यही होता है ऑल ऑफ सडन जो चेंजेस होते हैं, हेडेक होना या जो है क्या कहते हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सारे यही किया जा रहा है कि पानी पिया जाए। मैं बस ठंडा पीना पसंद कर रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक, गोला, ये सब कुछ, नींबू पानी, जगह जगह छांव में रुकना पसंद कर रही हूँ। पर पेड़ वगैरह बहुत कम मिल रहे हैं, पर ठीक है। भोपाल में ऐसे मौसम में सैलानियों की तादाद कम हो गई है और बोट क्लब पर नौका विहार का आनंद लेने कम ही लोग पहुँच रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों पारा 44 डिग्री या इससे ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान में भी गर्मी बढ़ सकती है और तापमान में इजाफा हो सकता है, लिहाजा सावधानी जरूरी है। लगभग दो दिन तो ऐसे ही रहने वाले हैं। इसके अलावा फिर तो कुछ दिन बाद हीट वेव की कंडीशन तीसरे दिन से आने की संभावना बनी हुई। ग्वालियर, चंबल में और अपना गुजरात के आसपास जो लगे एरिए हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। फोरकास्ट में जो दिए गए हैं उसमें वो हैवी हीट वेव की वार्निंग 2 दिन तो क्लियर है,
तीसरे दिन से फिर ये हीट वेव की कंडीशंस आप देख सकते हैं। गुजरात से राजस्थान से लगा हुआ जो एरिया है और अपना टीकमगढ़ छतरपुर नेवारी में यहाँ पे हीट वेव कंडीशंस आ सकती हैं, जहाँ टेम्परेचर थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। डिपार्चर्स के 4.5 से ज़्यादा हो सकता है। ऐसी ही स्थिति कर्नाटक के कुलबर्गी में भी नजर आती है, जहां लोग चिलचिलाती धूप में अपने काम के लिए सड़कों पर सफर करने को मजबूर हैं। मौसम के ऐसे हालात में तरावट के लिए लोगों को पानी का सहारा है, वहीं धूप के असर से बचाव के लिए भी जिससे जो बन पड़ता है वो जुगाड़ करता है। Kalburgi district has already crossed 40 degrees Celsius and even I am facing problem coming out of the home during peak hours from 12 to 4, and this is a concern for everybody as there is a more risk for elderly people and children, and we need to be more hydrated this summer, and many people are coming without caps also outside without umbrella. So it is good if we have umbrella in the hand and then avoid coming out in the peak hours. हालांकि देश के पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ों में मौसम का मिजाज अलग ही है। गुवाहाटी में जोरदार झमाझम बारिश के कारण माहौल खुशनुमा नजर आ रहा है। इस दौरान चल रही तेज हवाएं मौसम को और भी खुशगवार बना रही है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी काले बादल आसमान में छाए नजर आए। तेज हवाओं के साथ भीषण बारिश भी हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट है, लेकिन ऐसे मौसम में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड के भी खतरे पैदा हो गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जमकर हिमपात हुआ, जिसके कारण नेशनल हाईवे 244 पर आवाजाही ठप हो गई। ऐसे में रास्ते को खोलने के लिए प्रशासन की ओर से उपाय किए गए हैं ताकि इस सड़क पर आवागमन चालू किया जा सके। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते सभी स्कूल, कॉलेजों और शिक्षा संस्थानों को आज भी बंद रखा गया है। वहीं लद्दाख के मिनीमर्ग इलाके में कल देर रात बर्फबारी का मनमोहक नजारा देखने को मिला। हिमपात के कारण यहाँ पूरा इलाका बर्फ से ढक गया है। खराब मौसम के कारण लद्दाख में स्कूल, कॉलेज 3 दिन के लिए बंद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी की वजह से लोग पहाड़ों का लगातार रुख कर रहे हैं। पहाड़ों पर ठंडी जगहों पर सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें कुल्लू मनाली से आई हैं, जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। गर्मी में राहत के लिए सैलानी राफ्टिंग और वाटर एक्टिविटीज का सहारा भी ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैदानी इलाकों में देखिए गर्मी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से पहाड़ों का रुख पर्यटक लगातार कर रहे हैं। ये वाटर एक्टिविटीज़ है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं इस जगह पर जाने का तो आप भी जा सकते हैं। और चलिए अब बारी है आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट की। दिखाते हैं आज की एआई स्टोरी में क्या खास है। अभी तक आपने रोबोट्स को तमाम तरह के काम करते हुए देखा होगा, लेकिन मैराथन दौड़ते हुए शायद ना देखा हो। आज आपको रोबोट्स की मैराथन दौड़ दिखाएंगे, वो भी इंसानों के साथ। हालांकि बाजी इंसानों ने मारी, लेकिन रोबोट्स ने करीब 21 किलोमीटर की दूरी तय की। भले ही उनको 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। चीन के इंजीनियरों का कमाल, रोबोट्स की लगातार 2.5 घंटे से ज्यादा की दौड़। इंसानों से लगाई बाजी, लेकिन इंसानों से जीत नहीं पाए रोबोट्स। दुनिया में यह पहली बार हुआ जब 21 किलोमीटर की दौड़ में रोबोट्स ने इंसानों के साथ दौड़ लगाई। इन रोबोट्स में से विजेता रोबोट को बीजिंग इनोवेशन सेंटर ऑफ ह्यूमन रोबोटिक्स ने बनाया है और नाम है तियांगोंग अल्ट्रा। इस रोबोट को रेस खत्म करने में 2 घंटे और 40 मिनट लगे। हालांकि इस हाफ मैराथन रेस को पूरा करने में इंसानों में से विजेता को केवल 1 घंटा और 2 मिनट का वक्त लगा। आपको बता दें कि रोबोट्स और इंसान अलग अलग ट्रैक पर दौड़ रहे थे। दरअसल इस प्रतियोगिता में पूरे चीन से 20 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें से 75 से 80 सेंटीमीटर लंबे और 88 किलोग्राम वजन तक के रोबोट्स शामिल थे। कुछ खुद से दौड़ रहे थे तो कुछ इंजीनियरों द्वारा दूर से ऑपरेट किए जा रहे थे। विशेषज्ञ इंसानों के साथ रोबोट्स की दौड़ को रोबोटिक्स इंडस्ट्री के लिए बड़ा बूस्ट मान रहे हैं, क्योंकि इतनी लंबी दूरी और करीब 2.25 घंटे तक लगातार दौड़ना एक बड़ी बात है, क्योंकि ये बैटरी, मोटर और स्ट्रक्चर के लिए उत्साहजनक माना जा रहा है। ऐसे प्रयोगों से रोबोटिक्स इंडस्ट्री को नए पंख लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए जनाब अपने डॉग को सैर करवाने लेकर गए थे, लेकिन डॉग का दिल शायद घूमने का नहीं था। जब उसने चलने से इनकार किया तो ये जनाब उसे अपनी पीठ पर बैठाकर चलने लगे। आखिर डॉग को वापस घर तो लेकर जाना ही था, लिहाजा इन्होंने डॉग को मनाने से बेहतर उसे पीठ पर बैठाकर
वापस जाना सही समझा। कुदरत ने कुछ पंछियों को छिपने का ऐसा हुनर दिया है कि उन्हें खोज पाना कई बार नामुमकिन सा लगता है। इस पेड़ पर एक उल्लू बड़े आराम से बैठा है। उसका रंग पेड़ के रंग के साथ इस कदर मिल गया कि दूर से कोई उसे पहचान ही नहीं सकता। ये गिलहरी भी शायद यही धोखा खा गई। वो उल्लू के पास पहुंच गई, लेकिन उसकी नजरें पेड़ पर बैठे इस पंछी को पहचान नहीं पाई। अपने केयरटेकर का ये बिल्ली पूरा ख्याल रखती है। जब केयरटेकर ज़मीन पर बैठकर कुछ काम करती है तो बिल्ली उसके लिए कुर्सी खींच कर ले आती है। केयरटेकर के पास कुर्सी पहुंचाकर बिल्ली वहां से चली जाती है, जिसके बाद ये केयरटेकर बड़े आराम से कुर्सी पर बैठकर अपना काम करने लगती है। पांडा की अलबेली हरकतें अक्सर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है। जब ये केयरटेकर पांडा के बाड़े में पहुंचता है तो सभी पांडा उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हर पांडा केयरटेकर का ज्यादा से ज्यादा वक्त चाहता है। केयरटेकर भी एक एक करके सभी का पूरा ख्याल रख रहा है। अब आपको फिल्मी अंदाज में संपन्न हुई एक शादी की तस्वीरों का दीदार करवाते हैं। गांव वालों के बीच जब हेलीकॉप्टर से बारात पहुंची तो नजारा देखने लायक था। दूल्हे और दुल्हन की एंट्री को देखकर हर किसी के मन में मानो यही ख्याल आ रहा था कि भाई शादी हो तो ऐसी। आसमान से उतरता हेलीकॉप्टर, दूल्हा और दुल्हन के पास खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स। देखने में भले ही ये किसी फिल्म का सीन लग रहा हो, लेकिन ये अनोखी बारात का नजारा महाराष्ट्र के धाराशिव का है, जहां एक किसान पिता ने अपने बेटे की शादी बड़े ही स्वैग से की है। शादी को यादगार बनाने के लिए नए विवाहित जोड़े को लेकर बारात हेलीकॉप्टर से लौटी। सरप्राइज ऐसा था कि नई नवेली दुल्हन की खुशी का ठिकाना नहीं था। काय सांगशील तुझ्या काय भावना? आणि मी स्वप्नात पण पाहिलं नव्हतं माझी हेलिकॉप्टर मध्ये एंट्री होईल असं। एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए जिंदगी की नई पारी शुरू करने के लिए जब ये कपल हेलीकॉप्टर से उतरा तो इस फिल्मी नजारे को देखने के लिए गांव वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि बेटे आकाश की इस ग्रैंड शादी का सपना किसान पिता ने काफी पहले देखा था। ही जगाला दाखवून देतो शेतीमधनं काय उत्पन्न आहे आणि माझी मिरवणूक मोटरसायकल होती, पण माझी इच्छा होती की माझ्या मुलांची हेलिकॉप्टर मधनं मिरवणूक हवी। हे माझं स्वप्न पूर्ण मी केलं। एक किसान होने के बावजूद भास्कर ने अपने बेटे की शादी जिस शाही अंदाज में की है, आज हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। भला हो भी क्यों ना, बच्चों की शादी माँ बाप का दशकों से सजाया हुआ सपना होता है। हर कोई इस समारोह को ग्रैंड बनाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता। ये नजारा भी इसी की वानगी है। धाराशिव से गणेश सुभाष जाधव, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब सेना के एक ऐसे जवान की कहानी जिसे आर्मी ने मृत घोषित कर दिया और उसकी पत्नी को पेंशन जैसी सारी सुविधाएं भी दे दी। जवान का ये कहना है कि जब से उसकी शादी हुई तभी से उसकी परेशानी शुरू हुई और पत्नी ने जब उस पर केस किया तो उसकी मानसिक हालत खराब हो गई। जब वो थोड़ा सा ठीक हुआ, फेसबुक पर भाई मिला और फिर वो घर लौट सका। अब वो अपने आप को जिंदा घोषित करने में लगा है। सोलह साल बाद अगर घर वापसी होती है तो परिवार की खुशियां संभाले नहीं संभलती। कुछ ऐसा ही हुआ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के डैमकुआ गांव में, जब तिलक राज के घर उनका बड़ा बेटा 16 साल बाद घर लौटा।
इनके आने की हमें बहुत ही खुशी हुई है। सुरेंद्र कुमार की कहानी भी थोड़ी अनोखी है। 2006 में इनकी शादी हुई और तब से वो परेशान रहने लगे। 2006 में मेरी मैरिज हुई मीना कुमारी, विलेज घो, और डॉटर ऑफ रमेश कुमार। उनके साथ मैरिज हुई। उनके बाद मेरा कुछ 1-2 महीने तक उनसे मुटावरा कुछ ऐसा बना नहीं ठीक से। फिर मैंने सोचा कि इनको साथ में ले जाते हैं। उसकी जिद थी कि मेरा यहाँ पे नहीं रहने का, आपके माता पिता के पास, घर पे जाने का, मतलब रेजिमेंट में जाने का है, साथ में रहने का है। तो मैं उसको अपने साथ रेजिमेंट में लेके गया। तो मतलब उसने मेरे साथ कुछ अच्छे से व्यवहार ठीक नहीं रखा। फिर उसकी कुछ घर से अपनी डिमांड आने लगी, अपने घर के बारे में मेरे साथ डिमांड करने लगी, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करती थी वो। तो मैंने परेशान आके, मैं उससे बहुत परेशान था, फिर भी मैं उसको रखा। उसके बाद उसने अपने भाई को बुलाया और मैं ऑन ड्यूटी पर था, उन्हें बिना बताए अपने घर पे वापस चली गई। कहानी यही नहीं खत्म हुई। पत्नी ने परेशान करने के लिए केस कर दिया और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने लगी। 498 का केस डाल दिया, 125/406 का। कहाँ? पठानकोट में डाला सर, पठानकोट में डाला। फिर उसके बाद मैं तारीखों पे आता था, लेकिन ये उधर भी नहीं आती थी, तारीख पे भी नहीं आती थी, और मेरे को गुजरात से वहाँ तारीख पे मैंने छुट्टी लिया रेजिमेंट से, और मैंने सोचा कि अभी ना तो घर पे जाऊँगा और ना ही रेजिमेंट में जाऊँगा। फिर मैं ऐसे ही मतलब कुछ साल तक तो मैं उधर गुजरात में, वलसाड़, फिर राजस्थान और महाराष्ट्र, ऐसे स्टेशनों पर ही मतलब धक्के खाता रहा। सच्ची बात है, मैं कहीं पार्किंग में ड्यूटी करता था, 2 व्हीलर पार्क में, फिर 100-200 रुपये जो मिलता था खाने का वही कमाने का रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद फिर मेरा 1-2 एक्सीडेंट हुआ। एक एक्सीडेंट हुआ 2019 में। अब बड़ा आम का बाग है, वहाँ का एक बहुत बड़ा सेज है। वो मेरे पास गाड़ी लगाते थे रेलवे स्टेशन में पार्किंग के लिए, तो मेरे को पहचानते थे। तो उन्होंने देखा कि इसका एक्सीडेंट, मैं ऐसे बैठा रहता था, कुछ खाने पीने का कुछ जुगाड़ नहीं था, मतलब। तो उन्होंने बोला वॉचमैन मेरे घर उधर रह ले, तो उधर चला गया। फिर उन्होंने कुछ मेरा ट्रीटमेंट करवाया देसी इलाज वैद्य वैद्य के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि तू अपने घर जाना चाहिए आपको। तब सुरेंद्र कुमार के दिमाग में घर वापसी की बात आई। तभी उनका फेसबुक पर अपने छोटे भाई से संपर्क हुआ। तब भाई के सपोर्ट से सुरेंद्र कुमार घर लौटे, लेकिन तब तक आर्मी ने 7 साल तक ड्यूटी पर ज्वाइन नहीं करने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ सुरेंद्र की पत्नी को मिल गया। तो सर एक्चुअली वो क्या है, आर्मी का एक रूल होता है, प्रिज्यूम डेड शो कर सकते हैं जब 7 साल तक आदमी नहीं आता है तो 2020 में उसको पेंशन लग गया, और जो टर्मिनल था आर्मी की, जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज थी, उसको मिल गई सर। जब सुरेंद्र मानसिक बोझ से उभरे तो उन्होंने कोर्ट में सरेंडर भी किया और जेल भी काटी। अब जमानत पर बाहर हैं, लेकिन इस दौरान न उनकी पत्नी उनसे मिलने आई, न ही कोई खबर ली। अब सुरेंद्र अपने आप को आर्मी के सामने अपने को जिंदा घोषित करने के चक्कर में हैं, ताकि उनकी पहचान वापस लौट सके। सेना और पुलिस की तहकीकात चल रही है और सुरेंद्र को उम्मीद है कि उन्हें उनका अधिकार वापस मिल सकेगा। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।